जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हमारा जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 51 चलेगा। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। और ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही, बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए ज़रूरी है, तो दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, या फिर डी अस्पृश्यता की समाप्ति। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी टाइप से आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये क्लास का टाइमिंग है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। ये प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। बाकी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता की समाप्ति, ये सभी प्रार्थना समाज की मांग थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होता है पूछा जाता है, तो 1867 में। ठीक है, 1867 में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है, डेट पूछा जाता है 1867 में। साथियों, विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो याद रखिएगा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। किसके प्रयास से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से ये अधिनियम पारित हुआ था। किसके समय में? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति होती है। तो उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। और साथियों, अगर आपको बिल्कुल इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज क्लास चाहिए, यानी हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में आपको कैसे ज्वाइन करना है वो क्लास खत्म होने के बाद आपको बता देंगे, और बैच में क्या क्या मिलेगा ये सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। और जैसे ही क्लास खत्म होगा, ये जो पीडीएफ है इसका आंसर आपको मिल जाएगा, यानी आंसर के साथ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी बैच में। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान करना है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर लोथल है, गुजरात में। ठीक है, रोपड़ की बात करें ये पंजाब में है, तो बी का आपका हो जाएगा पंजाब। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी आपका पड़ेगा कहाँ पर? हरियाणा में, तो ये हो जाएगा हरियाणा। और कालीबंगा आपका पड़ेगा राजस्थान में। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं, जैसे कि आपका कालीबंगा, और साथ में याद रखिएगा कालीबंगा और पीलीबंगा। बिहार पुलिस में एक बार पूछा गया था कि पीलीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा, पीलीबंगा दोनों में बंगा बंगा है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे राखीगढ़ी की बात करें और इसके साथ में बनावली, राखीगढ़ी और बनावली ये दोनों कहाँ पर है? हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में लोथल है, और क्या है? रंगपुर, रंगपुर, और क्या है? सुरकोटदा, सुरकोटदा। जितने भी स्थान बता रहे ये सब एग्जाम में आता है। ठीक है, तो रंगपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, धौलावीरा और लोथल ये कहाँ पर है? तो ये सब के सब गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, जो भी बता रहे हैं ये पूरा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में। ठीक है, ये जो बूस्टर जीके है इसमें पूरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जो भी क्लास में हम बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और अगर आपको 2025 में बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन लेना है तो आप लोग रेगुलर क्लास को कीजिए, और जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से फॉलो कीजिए। ठीक है, जमकर तैयारी करना है, इस बार आपको चूकना नहीं है। लगभग 20,000 पदों के आसपास फिर से बिहार पुलिस में भर्ती आ रही है, तो जमकर कीजिए तैयारी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है कि वैकेंसी आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे। तो देखिए, आपको उस सबके चक्कर में नहीं रहना है, आपको अभी से तैयारी में लगना होगा, तभी आप लोग एग्जाम को निकाल सकते हैं।
तो भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना, उद्देश्य बोले, उद्देशिका बोले या फिर प्रस्तावना, एक ही बात है। और प्रस्तावना की बात करें तो हमने इसके बारे में आपको पॉलिटी क्लास में बताया था। शाम 7:30 बजे जो आपका पॉलिटी क्लास चल रहा है उसमें बताया था कि प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है। और कौन सा संशोधन है? तो 42वां, जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और प्रस्तावना पूछे तो अमेरिका देश के संविधान से। तो प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए, उद्देशिका एवं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, हमने कल भी आपको बताया था मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, डीपीएसपी हो गया और प्रस्तावना, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि मौलिक कर्तव्य को, डीपीएसपी को और प्रस्तावना को, इसको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, उद्देशिका उन उद्देश्य को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तो कौन सा कथन सही है यहाँ पर बोला गया है? चलिए, पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए, इसमें कूट के माध्यम से आंसर करना है, ठीक है, कूट के माध्यम से। दूसरा भी कथन आपका यहाँ पर क्या है? सही है। उद्देशिका जो है उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तीनों ही कथन यहाँ पर क्या है? सही है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ज्योग्राफी क्लास में हमने आपको पढ़ाया था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ये कहाँ से निकलती है और इसका कहाँ पर क्या नाम होता है। तो जिनका भी ज्योग्राफी या फिर साइंस या फिर पॉलिटी का क्लास छूटा हुआ है तो उसी बैच में आपको सारा क्लास मिल जाएगा पीडीएफ के साथ में। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है सबसे पहले जानते हैं। तो तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। क्या है? तिब्बत में है मानसरोवर झील, और इसी झील के निकट है एक ग्लेशियर, उसका नाम है चेमा युंगडुंग, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग, ठीक है, और इसी ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर पूछे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है तो याद रखिएगा मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील में कहाँ से? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। तो तिब्बत की बात करें तो वर्तमान में तो तिब्बत पर चाइना का अधिकार है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो सबसे पहले तिब्बत में निकलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, फिर चाइना में यहाँ दिया है और म्यांमार दिया है। म्यांमार में तो प्रवेश नहीं करता है, ये तो आंसर होगा नहीं। भूटान में भी प्रवेश नहीं करता है, नेपाल में भी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश नहीं करता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन तिब्बत से निकलता है, फिर भारत में प्रवेश करता है। भारत में किस स्थान पर प्रवेश करता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रा से होकर? तो इस दर्रा का नाम याद रखिएगा यांगयाप दर्रा। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन तिब्बत से निकलकर भारत में एंटर करती है यांगयाप दर्रा से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद फिर जाता है बांग्लादेश में। यानी कि पहले चाइना में चाइना से निकलता है, यानी चाइना तिब्बत से, फिर भारत में आता है, फिर बांग्लादेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर इसका नाम हो जाता है दिहांग। फिर उसके बाद जब असम में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है फिर से ब्रह्मपुत्रा। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तब उसको कहा जाता है जमुना। ये हम कई बार आपको बता चुके हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? फिर से रिपीट कर देते हैं, ये नंबर लिख लीजिए 9631887058। अगर आपको बिहार पुलिस का कोर्स चाहिए तो इस पर मैसेज कर सकते हैं, और किस प्रकार से कोर्स लेना है तो जब जैसे ही क्लास खत्म होगा उसके बाद आपको पूरा बता देंगे। तो भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सदाबहार वन का मतलब होता है जहाँ सालों भर हरा भरा रहता है, लेकिन आपने देखा होगा इंडिया में अधिकतर क्षेत्रों में जो वन है वो सालों भर हरा भरा नहीं रहता है, ठीक है।
बीच में एक समय आता है जब क्या होता है, जितने भी पेड़ है अपने अपने पत्ता को गिराता है, तो उस समय हरा भरा नहीं रहता है, सूखा सूखा सा लगता है पेड़ दिखने में। इसलिए भारत के अधिकतर क्षेत्रों में सदाबहार वन नहीं है। भारत में है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब जो पत्ता गिराता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 5 का। अब वन की बात करें, आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिशत में सबसे अधिक वन पूछे कहाँ पर है? मिजोरम में। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीमेंट। राष्ट्रीय जलमार्ग एक किसको जोड़ता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है, ना कि राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है ये किसको जोड़ता है? तो सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग एक की बात करें, ये सबसे लंबा जलमार्ग है। अच्छा, सबसे लंबा राजमार्ग पूछे कौन सा है? तो NH7 ये सबसे लंबा राजमार्ग है। इसका पहले नाम था NH44, लेकिन अभी नाम है NH7। उसी प्रकार राष्ट्रीय जलमार्ग भी होता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है सबसे लंबा राजमार्ग है और ये प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। प्रयागराज इलाहाबाद और हल्दिया आपका कलकत्ता में है। और ये जो क्वेश्चन बताएं इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में आया था। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फुलहर झील है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क भी है, दुधवा नेशनल पार्क। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? अच्छा देखिए, भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है किस मानसून के कारण होती है? तो याद रखिएगा, इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। और इस मानसून का जो समय है ये कहाँ पर एंटर करती है? तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम से एंटर करती है, केरल से, ठीक है। और लगभग जून के आसपास, ठीक है, लगभग जून के आसपास ये एंटर करती है। तो ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में जून है? इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर है मध्य जून या फिर सितंबर के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून का ये समय काल है, ठीक है। जून में एंटर करती है ये। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए। और बहुत ही जल्द इस प्रैक्टिस सेट में मैथ के क्वेश्चन को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तब आपका प्रैक्टिस सेट में मैथ भी होगा, हिंदी भी होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ होगा। तो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम लागू हुआ था कहाँ पर? तो याद रखिएगा राजस्थान में। पंचायती राज भी सबसे पहले राजस्थान में ही लागू हुआ था। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त किया गया? तो ये समाप्त किया गया 31 मार्च 1997। आगे देखते हैं, ब्याज भुगतान एक आइटम है। तो ब्याज भुगतान किसका एक आइटम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व व्यय का एक आइटम है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की यहाँ पे बात की जा रही है, LIC। तो इसकी स्थापना 1956 में होता है, याद रखिएगा 1956 में। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो RN मल्होत्रा कमेटी की बात करें, ये आपका बीमा क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से। और इस समिति का गठन कब हुआ था? तो 1993 में इस समिति का गठन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी?
तो ये 1966 से 69 तक चला था, इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। अच्छा, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो हमने आपको बताया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो देखिए, हमने जो आपको नोट्स दिया है, टोटल नोट्स 24 तक अपलोड कर दिया है। तो उसमें से अगर आप देखेंगे नोट्स नंबर 19 या फिर 20 में हमने वहाँ पर आपको पूरा लिख कर दिया है कि कौन कौन सा भौतिक राशि है जिसका विमा और मात्रक जो है वो समान है, किसका किसका समान नहीं होता है, किसका क्या होता है, पूरा डिटेल में हमने लिखकर वहाँ पर आपको बैच में दिया है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आराम से आंसर लगा सकते हैं। तो किसका राशि का समान विमा सूत्र नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 के लिए ऑप्शन ए, बल और दाब का नहीं होता है। बाकी कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, आवेग और संवेग का भी समान होता है, भार और बल का भी समान होता है। जबकि बल की बात करें इसका न्यूटन होता है और दाब का होता है पास्कल। तो ये तो अलग अलग हो गया। यहाँ पर भार का भी न्यूटन, बल का भी न्यूटन, ये सब सेम है। जबकि बल एवं दाब का ना तो डायमेंशन सेम होता है, ना ही इसका सूत्र सेम होता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? तो देखिए, बांध में होता क्या है, पानी जो स्टोर होता है, तो जितना पानी नीचे होता है वहाँ पर क्या होता है, दाब उतना ही बढ़ता है। यानी गहराई बढ़ने के साथ जो पानी का दाब है वो बढ़ जाता है, इसलिए दीवार मोटी बनाई जाती है नीचे। तो आंसर क्या होगा, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। तो ये समुद्र की गहराई को मापने में होता है इको साउंडिंग का प्रयोग। एकॉस्टिक किसका विज्ञान है? चलिए बताइए, एकॉस्टिक किसका विज्ञान है? तो एकॉस्टिक जो है ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किया जाता है जनरेटर यानी कि डायनेमो में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनित्र और विद्युत मोटर में क्या अंतर है? विद्युत मोटर जो पंखा में लगा होता है, पानी वाला मोटर होता है, वो विद्युत मोटर होता है। उसमें सबसे पहले करंट देना पड़ता है, फिर वो काम करता है। तो करंट देना हो गया आपका विद्युत ऊर्जा, और जब वो घूमता है तो वो हो गया यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि मोटर डायनेमो क्या करता है, तो इसको सबसे पहले किसी मशीन से घुमाना पड़ता है, और जब ये घूमता है तो करंट इससे निकलता है। यानी कि पहले घुमाते हैं जनित्र को, डायनेमो को, तो वो हो गया यांत्रिक ऊर्जा, और जब वो यांत्रिक ऊर्जा उसमें देते हैं तो वो करंट निकालता है, यानी विद्युत ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है, और मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए कुछ क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से देख लेते हैं। अनुड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका पर्यायवाची होता है कुमारी। क्या होता है? कुमारी। भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर किसे कहा गया है? आपने पढ़ा होगा ये कहानी में, भारत से हम क्या सीखें। तो इस पाठ में नया सिकंदर किसे कहा गया है? तो युवा अंग्रेज अधिकारी को भारत से हम क्या सीखे पाठ में नया सिकंदर कहा गया है। आपको अगर कहानी याद होगा तो बिल्कुल आराम से आंसर लगा सकते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, बिल्कुल सही है। उससे बोलकर मैं थक गया, ये भी सही है। तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, ये भी सही लग रहा है। बी ऑप्शन देखिए तो सही से, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, यहाँ पे डाउट लग रहा है। देखिए इसका होना चाहिए तुम्हें हम अब नहीं समझा सकेंगे, ये इसका शुद्ध होना चाहिए, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकेंगे। और ऐसे सुनने में अजीब लग रहा है, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, ठीक है, ये अशुद्ध लग रहा है बी वाला, ठीक।
इसका शुद्ध क्या होगा तुम्हें हम अब नहीं समझा सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए आपके एग्जाम में हिंदी व्याकरण से बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो शहर की दाई मुहावरा का अर्थ है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। चलिए बताइए, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकमल शब्द की बात करें, इसमें है कर्मधारय समास। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, किसे द्विवेदी युग का महान कवि कहा जाता है? तो द्विवेदी युग का महान कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त को। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये तो आंसर आप लोग बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राज्यपाल बनी थी। और मुख्यमंत्री पूछे किसी भारतीय राज्य की बनने वाली, तो सुचेता कृपलानी। चलिए आगे देखते हैं 28। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? चलिए 28 के लिए बताइए इसका आंसर। तो 2011 जनगणना से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा ना, तो उसके बाद जनगणना 2011 टॉपिक जो है इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन करके आपको पढ़ा देंगे, ताकि इस टॉपिक से कितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आए वो आपसे छूटे ना। तो अभी फिलहाल आंसर याद रखिएगा, ठाणे महाराष्ट्र। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो यह आर्टिकल नंबर 330 में। किसमें है? आर्टिकल नंबर 330 में। संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज विटेट ने किया था, जॉर्ज विटेट ने। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए, जिनको बिहार पुलिस का बैच चाहिए, जिनको पता नहीं है कैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोग देख लीजिए, आपको अच्छा से बता देते हैं। बाकी जिनको पता है आप लोग जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है सर्च करके, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है और ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऊपर बिहार पुलिस का बैच है, नीचे बिहार पुलिस ड्राइवर का है। तो ये वाला है बिहार पुलिस का। तो यहाँ पर बाय नाउ करके आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। अभी ये जो बैच है मात्र आपको 139 में मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं है, ऑफर सीमित समय के लिए है, 139 में मिल जाएगा। तो जैसे परचेज करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कोर्स में ये सारा चीज़ है, नीचे और भी चीज़ें हैं। इसमें आपको रात 8 बजे की क्लास दिया हुआ है, PDF और क्लास दोनों मिल जाएगा। फिर सब्जेक्ट वाइज क्लास है, जिसमें ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, साइंस का है, सब क्लास मिल जाएगा, ठीक। पिछले 12-13 साल का क्वेश्चन बैंक है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, और यहाँ पर देख सकते हैं GK GS का ट्रिक भी है, और जो डेली क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसका बूस्टर GK भी है, वो आपको नीचे मिलेगा इसी में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको इस बैच में मिल जाएगा। बाकी ये WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करके अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं।